हेलो दोस्तों, आप सभी के बिहार धमाका एसएससी सीरियल 4 में आपका स्वागत है। हम आज मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 20 महेश बर्नवाल किताब से चालू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर दिल्ली सल्तनत का संघर्ष का युग लगभग 1000 से 1200 ईस्वी तक इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखिए, जब तक गहराई से नहीं पढ़िएगा ना दोस्तों, जब तक चैप्टर समाप्त नहीं होगा, मन से पढ़िएगा तब आगे चल के कुछ मिलेगा। देखिए 2024 और 25 इतना इम्पोर्टेंट वर्ष है बिहार के लिए, एग्जाम के लिए, बिहार के एग्जाम के लिए दोस्तों पूरा इम्पोर्टेंट वर्ष है 2024 एंड 25। इसलिए इस वर्ष में आपको एकदम गहराई से पढ़ करके आगे निकलना है। एकदम दोस्तों कहाँ निकलना है? आगे। ठीक है, अब आइए संघर्ष का युग लगभग 1000 ईस्वी से कितना ईसा पूर्व 1200 ईस्वी तक चलेगा। कितना ईस्वी दोस्तों? 1200 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, अरबों का आक्रमण, सबसे पहले हम अरबों का आक्रमण 1009 ईस्वी से पहले का हम चेक करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे दोस्तों? अरब थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब। कौन थे दोस्तों? अरब थे दोस्तों, अरब। इसकी जानकारी हमें बिलादूरी द्वारा रचित पुस्तक फतूह अल-बलदानी, मने कि बोलेगा बिलादूरी ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था फतूह अल-बलदानी एवं चचनामा में मिलती है। बोलेगा बिलादूरी के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है फतूह अल-बलदानी एवं चचनामा में किसकी जानकारी मिलती है? तो भारत पर अरब ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था, उसकी जानकारी किसे मिलती है? बिलादूरी द्वारा रचित पुस्तक फतूह अल-बलदानी एवं चचनामा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, ऊपर आइए। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। 712 में सिंध के राजा दाहिर को क्या कर दिया? पराजित किया। कहाँ? ठट्टा के पास देवल नामक बंदरगाह को जीत लिया। पूछेगा भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। कहाँ पर? ठट्टा के पास। कौन सा बंदरगाह को जीत लिया दोस्तों? देवल बंदरगाह। इस युद्ध को रावर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है। देखिए, इस युद्ध को रावर का युद्ध इसलिए कह रहे हैं ना कि इस युद्ध को रावर के युद्ध किस लिए कहते हैं? तो रावर का युद्ध कहते हैं दोस्तों, रावर का युद्ध। देखिए ई, यहाँ से देखिए आप ई, इसको आप भी पॉइंट बनाइए, इसको आप क्या बनाइए दोस्तों? पॉइंट बनाइएगा, तब आंसर उसको तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा। इसको देखिए, पूछ देगा कि देवल बंदरगाह को जो जीत लिया राजा दाहिर को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम ने, किस युद्ध में? तो रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध दोस्तों। कौन सा युद्ध दोस्तों? रावर का युद्ध। अब आइए तुर्क अर्क आक्रमण। कौन कौन सा आक्रमण तुर्क पर, मैंने तुर्क ने कौन कौन सा आक्रमण किया था? पहला आक्रमण अल्पतगीन किया था। कौन सा दोस्तों? अल्पतगीन। गजनवी वंश के संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना भी किया था अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना भी किया था अल्पतगीन। सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमण, तुर्क शासक सुबुक्तगीन। बोलेगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था?
तो सुबुक्तगीन। लेकिन कहेगा गजनवी में स्वतंत्र तुर्क राज की स्थापना। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज की स्थापना किया था अल्पतगीन। लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक तब बोलेगा सुबुक्तगीन। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में कौन 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन क्या किया था। 986 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया और जयपाल को क्या कर दिया, पराजय कर दिया। जयपाल को क्या कर दिया, पराजय। बोलेगा 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश, कौन वंश, हिंदू शाही, कौन सा राजवंश, हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। तीसरा नंबर में आया मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनी, इसको नाम रखा है गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला या प्रथम तुर्क शासक मोहम्मद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक तो मोहम्मद गजनवी। यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। यह उपाधि कहाँ से प्राप्त किया था, तो बगदाद के खलीफा से। आइए अब दूसरा बात है यामनी वंश। यामनी वंश उसका ज्येष्ठक पुत्र था। ये बोलेगा गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया। टोटल 17 बार आक्रमण किया है दोस्तों। लेकिन 1025 वाला जो आक्रमण किया था 16वां आक्रमण, कईवां आक्रमण दोस्तों, 16वां आक्रमण किया है। जो सोमनाथ मंदिर गुजरात पर जो सोमनाथ मंदिर में जो 1025 में आक्रमण किया था वो भयंकर आक्रमण था, माने प्रमुख आक्रमण। सोमनाथ में किसका मंदिर, शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। उसके बाद आया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी जो था ये तुर्की का, भारत में तुर्की राज के संस्थापक। भारत में तुर्की राज का संस्थापक बोलेगा तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गजनबी जो भारत आया था वो केवल धन संपत्ति को लूटने के लिए, लेकिन मोहम्मद गौरी आया था तो भारत में अपने सत्ता को स्थापना करने के लिए। मोहम्मद गौरी आया था दोस्तों, क्या किया था, भारत में रहने के लिए आया था, मतलब कि यहाँ पर उसका साम्राज्य विस्तार मैंने किया। लेकिन मोहम्मद गजनबी नहीं ऐसा मन में सोच करके आया था। वो एक चीज सोच करके आया था कि हम भारत को केवल क्या करेंगे, धन संपत्ति को लूटेंगे, भारत को खोखला बनाकर रख देंगे। तो क्या किया, खोखला बना दिया दोस्तों। 1025 में जो सोमनाथ को मंदिर को लूटा, बहुत सारा संपत्ति को क्या किया, लेके चला गया। मोहम्मद गोरी के चार गो दास था। पहला दास ताजुउद्दीन यल्दौज। दूसरा दास कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली लाहौर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक यही था। तीसरा था कुवाचा नासिरुद्दीन कुवाचा, ये मुल्तान पाकिस्तान में है। बख्तियारुद्दीन खिलजी जो बंगाल से था। बख्तियारुद्दीन खिलजी जो कहाँ से उसका थी था बंगाल। अब बोले कुवाचा कहाँ था, मुल्तान में। कुवाचा का मुल्तान में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में। यल्दौज कहाँ फिट के लिए था, गजनी में। देखिए चारों का चार दिशा में, चार एकदम याद रखिए, चारों का चार दिशा में, चारों का चार दिशा में। यहाँ या दोस्तों पहला शासक कौन था, यल्दौज। इसको कहाँ फिट किया, गजनी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ फिट किया दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को फिट किया दिल्ली। नासिरुद्दीन को कहाँ दोस्तों, नासिरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान। लेकिन दोस्तों
बख्तियार खिलजी को बंगाल, बख्तियार खिलजी को दोस्तों बंगाल में फिट किया दोस्तों, बंगाल बंगाल बंगाल। अब पूछेगा मोहम्मद गोरी के कितने सेनापति? 4 सेनापति। पहला था एल्दौ, जो कहाँ फिट किया था? तो गजनी। दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको कहाँ फिट किया था? दिल्ली। तीसरा था नासिरुद्दीन कुबाचा, उसको क्या था? कच्छ मुल्तान, उच्च मुल्तान। और चौथा था बख्तियारुद्दीन खिलजी, उसको किया था बंगाल। अब आइए दोस्तों, अब आइए यहाँ आइए। हाँ, सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊँट का पालन शुरू किया था। सिंध क्षेत्रों में अरबों ने खजूर की खेती और ऊँट का पालन का शुरू किया था। इसके पश्चात इसके पश्चात इसके पश इस इसके पश्चात दोस्तों इसके पश्चात इसके पश्चात सिंधु क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर लगा करके दिरहम नामक सिक्का चलाया। अब पूरे सिंध क्षेत्र में अरबों ने क्या किया? खजूर की खेती की और ऊँट का पालन हुआ। सबसे पहले कौन आया अरब का? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही 712 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था? सिंध पर। और वहाँ का राजा कौन था? दाहिर। और वहीं पर ही जजिया कर लगाकर दिरहम नामक सिक्का चालू किया। ठीक है। भाई मोहम्मद गजनबी ने सुबुक्तकीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनबी किसका पुत्र था दोस्तों? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक बोलेगा तो सुबुक्तगीन। अब अपने पिता की मृत्यु के पश्चात गजनी में 998 ईस्वी में कौन बैठा? मोहम्मद गजनबी बैठा। अब मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 1000 से लेकर के 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। गजनबी का सबसे प्रसिद्ध युद्ध विनाशकारी आक्रमण सोमनाथ का मंदिर, जो 16वां आक्रमण था, ये हम पहले आपको चर्चा किए हैं। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य यहाँ धन को लूटना, इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गजनबी सुल्तान के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। मोहम्मद गजनबी मुल्तान के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। हमको लगता है मुल्तान में कौन था? मुल्तान में कुबाचा, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गजनबी ने हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध आक्रमण संघर्ष आरंभ कर दिया। 1001 में पहला आक्रमण जो किया था, जयपाल को पराजित कर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, परंतु छोड़ दिया। इसको छोड़ने की यही रीति था, इसको क्या कर दिया दोस्तों? छोड़ दिया। 1001 में जयपाल को क्या कर दिया? बंदी बनाया और उसको बाद में छोड़ दिया। अब क्या है, जयपाल अपनी पराजय से इतना हतोत्साहित हो गया, इतना मतलब कि उसको मनोबल गिर गया, उसने स्वयं की जलती हुई चिता में जलाने का निर्णय लिया दोस्तों, जलाने का निर्णय लिया। हिंदू शाही राजधानी कौन था? वाहिंद था दोस्तों, वाहिंद, जो पेशावर का निकट है। जो कहाँ दोस्तों? पेशावर का निकट। 1008 से 1009 ईस्वी में 1008 से 1009 ईस्वी के आसपास तो मोहम्मद और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। मोहम्मद गजनबी और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ 1008 में। कहाँ पर? हिंदू शाही राजधानी वाहिंद में, वाहिंद पेशावर के निकट 1008 से 1009 में। किसके बीच? आपको मोहम्मद गजनबी और आनंदपाल के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। मोहम्मद गजनबी घुड़सवार धुरंधर के आक्रमण ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया। उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों का बिंध्वस्त कर गुजरात के कठवाड़िया में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर की अधिक मात्रा में
लूटी। देखिए ये क्या किया, मोहम्मद गजनवी का घुड़सवार था। धुरंधरों के आक्रमण ने शत्रु सेना को क्या कर तितर बितर किया, और उसने थानेश्वर को लूटा, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों को विध्वंस कर गुजरात के काठवाड़िया गुजरात के काठवाड़िया के में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर को अधिक संपत्ति लूटी। 1025 ईस्वी में लूटा। उसने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने के लिए बुत सीकन के होता है मंदिर को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक के रूप में पेश किया। अपने आप को कहा कि हम बुत सीकन है, मूर्ति भंजक है, मंदिर को तोड़ने वाले हैं। उसके द्वारा साहसिक और प्रबल आक्रमण 1018 में कन्नौज पर हुआ तथा 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया। देखिएगा पहला आक्रमण किया था 2001 में, इसको किसको पराजित किया था दोस्तों, तो जयपाल को। और जयपाल क्या हुआ, जयपाल को उसमें मारा नहीं, छोड़ दिया। जयपाल ने इस युद्ध को हार का हतोत्साहित होकर के क्या हुआ दोस्तों, हतोत्साहित होकर के वो अपने आप को क्या किया, जलती हुई चिता में कूद गया, मर गया। और उसके बाद 1008 से 1009 के बीच मोहम्मद गजनवी बहिंद में, जो पेशावर के निकट है, जो 1008 से 1009 में मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच युद्ध हुआ, उसने आनंदपाल को भी हरा दिया। उसके बाद अरे दोस्तों 1018 में सबसे प्रबल आक्रमण कहाँ, कन्नौज पर, और 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया दोस्तों। मोहम्मद गजनवी के अंतिम आक्रमण 1027 में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया, और मोहम्मद गजनवी के साथ अरबी लेखक अलबरूनी आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, कौन था दोस्तों, तब अलबरूनी। कौन सा दोस्तों, अलबरूनी। दिमाग रखिए, अलबरूनी क्या था, प्रथम मुस्लिम शासक था जो पुराणों का क्या था, अध्ययन किया था। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 80 अध्यायों और उनके उपाध्यायों में विभक्त है। बोलेगा आपको कि अलबरूनी की किताब है किताबुल हिंद, जो भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं पूछागा दोस्तों, ये पूछेगा किताबुल हिंद या किताब उल हिंद भारतीय इतिहास का प्रमुख किताब है, जो कितने अध्यायों और कितने उपाध्याय, अनेक उपाध्याय लेकिन कितने अध्याय, 80 अध्यायों में विभक्त था। 80 अध्याय। हाँ भाई दोस्तों, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के पश्चात सेलजुकों की शक्तिशाली साम्राज्य बढ़ गया। कि किसका दोस्तों, सेलजुकों की माने पूरा शक्ति बढ़ गया। अब आइए, इसमें एक राजपूत राज्य था, उसमें क्या था, एक राजपूत राज्य था। उसमें भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। उसमें कन्नौज के गढ़वाल, मालावा के परमार, अजमेर के चौहान सबसे महत्वपूर्ण थे। देखिए कन्नौज में कौन सा वंश था दोस्तों, कन्नौज में था गढ़वाल, मालवा में था परमार, अजमेर में था चौहान। फिर से उत्तर भारत में कई महत्वपूर्ण उदय हुआ। थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों। मोहम्मद गजनवी के समय उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। उसमें कन्नौज में कौन था, गढ़वाल। कन्नौज में कौन सा वंश था, गढ़वाल। मालवा में था परमार, और अजमेर में था चौहान। अजमेर में कौन था, सबसे महत्वपूर्ण वंश थे। राजपूत समाज का आधार कुल या कुलैन था। राजपूत समाज के आधार कैसा था, तो कुल था या कुलैन। कुल और कुलैन। प्रत्येक कुल अपने को एक समान माने पूर्वज का वंशज बताता है। प्रत्येक कुल अपने को एक समान पूर्वज का वंशज बताता है। प्रत्येक कुल माने
प्रत्येक कुल अपने को समान पूर्वज का वंशज बताता है। 10वीं और 12वीं सदी के मध्य के काल को उत्तर भारत का मंदिर का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। देखिए दोस्तों, पूछेगा कौन सी काल में उत्तर भारत मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। तो 10वीं और 12वीं सदी के मध्य जो काल है, 10वीं और 12वीं सदी का जो मध्य का जो काल है दोस्तों, तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। एकदम भी आई यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इस युग में मंदिर के निर्माण जिस शैली की प्रधानता थी उसे नागर शैली। इस शैली में मंदिर के निर्माण के मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। उत्तर भारत और दक्कन क्षेत्र में कौन से? द्रविड़ शैली, और उत्तर भारत में नागर शैली। बीच वाला को बोलेगा तो बेसर शैली। कौन शैली? बेसर शैली। मध्य भारत में बेसर शैली। इस शैली इस शैली के मंदिर के उदाहरण देखिए इस मध्य भारत में, इस शैली में मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा में भुवनेश्वर के मंदिर। इस शैली के संपूर्ण विशेषता को खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर पर लक्षित करते हैं। मतलब नागर शैली में कौन कौन से आता है दोस्तों? खजुराहो के मध्य प्रदेश, खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर बोलेगा। पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर जो कहाँ है? खजुराहो के एमपी में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तब कंदरिया महादेव भी कहाँ है? एमपी में है। जो इस मंदिर वो कौन सा शैली में है? तो नागर शैली में है। उड़ीसा के वर्तमान इस काल के स्थापत्य कला के सबसे भव्य उदाहरण लिंगराज मंदिर जो 11वीं सदी की, और कोणार्क के सूर्य मंदिर है। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथन मंदिर भी इस काल में बनवाया गया था। चालुक्य शासक भीम के प्रसिद्ध मंत्री वस्तुपाल के माउंट आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया। पूछेगा जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो भीम के प्रसिद्ध मंत्री का नाम था वस्तुपाल। कौन था? माउंट आबू राजस्थान में जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। 1173 ईस्वी में कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका जो नाम था मुइजुद्दीन बिन शाम के नाम से जाना जाता था। शहाबुद्दीन मोहम्मद जो किस नाम से जाना जाता था? तो मुइजुद्दीन बिन शाम गजनी के सिंहासन पर बैठ गया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में किया था। गद्दी पर कब बैठा? 1173 में। लेकिन गद्दी पर बैठा 1173 में 2 साल एकदम आराम फरमाया। उसके बाद 1175 में पहला आक्रमण कर दिया। कहाँ दोस्तों? मुल्तान। मुल्तान में कौन सा अपना एक सेनापति नियुक्त किया था? दोस्तों नियुक्त किया तो उसका नाम था कुबाचा। किसको दोस्तों? कुबाचा को नियुक्त किया था मुल्तान में। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक, बंगाल में बख्तियार खिलजी को कहाँ? बंगाल में। और एवोक कहाँ? गजनी में यलदौज को। किसको दोस्तों? गजनी में यलदौज को। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ठीक है, जिसके पश्चात 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? भीम द्वितीय का मूल नाम था मूलराज प्रथम। भीम द्वितीय का मूल नाम क्या था दोस्तों? मूलराज प्रथम। मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? वो बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी क्या किया दोस्तों? बंदी बना लिया मोहम्मद गौरी। लेकिन बाद में इसको रिहा कर दे। मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। यह मोहम्मद गौरी की प्रथम
भारत में प्रथम पराजय थी। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन करेगा। भारत गुजरात पर माने कि मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया? तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किया। तो गुजरात के शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय दोस्तों, भीम द्वितीय। अब भीम द्वितीय का मूल नाम था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। अब मूलराज प्रथम इसका नाम था। तो मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया, वो बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया दोस्तों, तो बाद में उसको क्या किया, रिहाई कर दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी के प्रथम पराजय किसने किया था? तो भीम द्वितीय ने। जिस समय मोइजुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और कच्छ को पदमार्दिद कर रहा था, उसी समय मात्र 14 साल के एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा था। उसका नाम था पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय 1178 से 1192 ईस्वी में बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसने महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को क्या कर दिया था? पराजय कर दिया था। क्या कर दिया दोस्तों? परास्त कर दिया। इस युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए अल्लाह उदल नामक दो भाइयों ने वीरगति प्राप्त कर ली और लोकगीत के नायक ने। देखिए क्या दिमाग लगाना, इसे कैसे क्वेश्चन करेगा। पृथ्वीराज तृतीय 1178 से 1192 ईस्वी में बुंदेलखंड पर क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसमें महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को क्या कर दिया? मैंने चंदेल शासकों को हरा दिया या पराजित कर दिया। पूछेगा चंदेल शासकों को पराजित किया कौन सा युद्ध में? महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध में पराजित किया महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा था। अब इस युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए अल्लाह और उदल नामक दो भाई तब उसको वीरगति माने मारा गया वीर भूमि में और लोकगीत के नायक बने। लोकगीत के नायक बने। आइए दोस्तों, अब आया तराइन के प्रथम युद्ध। अब आया तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष की शुरुआत तबर हिंद भटिंडा के पास पर दोनों पर अधिकार को लेकर हुई थी। बहुत पूछेगा ना कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की संघर्ष की शुरुआत काहे के लिए हुआ था? तो ये दोस्तों बोलिएगा तबर हिंद पर आक्रमण के लिए। तब हिंद के दूसरा नाम भटिंडा जो पंजाब में है। तबर हिंद और भटिंडा पर दोनों को अधिकार को लेकर हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसमें गोरी की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। उसने 1,20,000 सैनिक के साथ कूच किया। इसमें 10,000 घुड़सवार था और बाकी धनुर्धारी था भी शामिल थे। अब ये तुर्क सेना का सबसे संगठन और बेहतर गतिशीलता निर्णायक सिद्ध हुई। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। अब पृथ्वीराज को कुछ साल तक अजमेर पर शासन करने दिया गया। इसके कुछ ही दिन बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र के आरोप में कुछ मृत्यु दंड दे दिया। उसको अंधा करके मृत्यु दंड दे दिया गया था। तराइन के युद्ध का वर्णन मिन्हास उस सिराज ने किया गया है। मिन्हास उस सिराज में किया गया है। बोलेगा तराइन युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में? तो मिन्हाज उस सिराज में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम राज की नींव डाली। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम राज की नींव डाली। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का वासी संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तराइन युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया तथा भारत का काज अपने विश्वस्त
कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर सौंपा था? दिल्ली। इसमें दो गो कुबाचा और एलदौज, कुबाचा और एलदौज है, दोनों रूठ गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बेटी से प्यार करता था। तो दोस्तों प्यार करता था, इसीलिए मोहम्मद गोरी की बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक को शादी हुआ। अब एलदौज और कुबाचा दोनों इसका चक्कर में है कि हमको राजपाट नहीं मिलेगा, ये दोनों विरोध कर दिया था दोस्तों। 1194 में मोहम्मद गोरी कहाँ भारत वापसी आया, वापस फिर आया 1194 में, जिसने 50,000 घुड़सवार के साथ यमुना पार कर कन्नौज की ओर बढ़ा। और कन्नौज के निकट चंदावर के स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, इसमें जयचंद पराजित हुआ। तराइन और चंदावर की लड़ाई में भारत में तुर्क शासन ने नींव डाली। तराइन और चंदावर में कौन शासक? तुर्की के शासक ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण नींव डाली थी। अब मोहम्मद गोरी 1206 में भारत पर अंतिम आक्रमण कर खोखर की बड़ी संख्या में हत्या करके उसने विद्रोह का दमन किया। बोलेगा मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण 1206 में हुआ था, और 1206 में आक्रमण किया था खोखर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? खोखरों के विरुद्ध किया था। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद उसने भारतीय राज्यों का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। मोहम्मद गोरी का दूसरा गुलाम एलदौज जो गजनी का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। मोहम्मद गोरी का दूसरा कौन था? एलदौज। कहाँ प्राप्त हुआ? गजनी। आप बोले बख्तियार खिलजी को बंगाल, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली, कुबाचा को मुल्तान। दोस्तों ये तुर्क आक्रमण और अरब आक्रमण दोनों को हम समाप्त कर दिए हैं। इसको बार बार रिवीजन करिएगा, बार बार रिवीजन करके उसके बाद इस वीडियो को देख के कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, जरूर होगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।